तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है रिग्रेशन इक्वेशन या लाइन ऑफ रिग्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोरिलेशन रिग्रेशन में अगर बात करें यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांस फुल है, क्योंकि इसके अंदर एक नहीं दो टॉपिक का कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉम्बिनेशन है। नंबर 1, कोरिलेशन से पहले लेक्चर जो था वो था रिग्रेशन, कोरिलेशन का। रिग्रेशन आज है कोरिलेशन का, जिसको आर से डिनोट करते थे हम लोग। ये समझने में बच्चा यही कंफ्यूज हो जाता है। नंबर 1 तो कोरिलेशन सी से स्टार्ट होता है, डिनोट करते हैं आर से। रिग्रेशन आर से स्टार्ट होता है और डिनोट करते हैं बी से, डिनोट करते हैं जनरली बी से। यही बच्चा कंफ्यूज, स्टार्टिंग तो यही हो जाती है, क्या परेशानी थी, इसको आर से कर देते, उसको सी से कर देते। लेकिन चलिए ठीक, जनरली ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है कि हम लोग लाइन ऑफ रिग्रेशन के लिए थोड़ा बैक जाएंगे। नंबर 1 कोरिलेशन पर, इसको आर से डिनोट करते हैं, और एक जाएंगे कर्व फिटिंग पर। कर्व फिटिंग पर दोनों पे बहुत छोटा सा ओवरव्यू देता हूं मैं। कोरिलेशन में क्या होता था, कोरिलेशन में कोई दो वेरिएबल होते थे, एक्स और वाई। जनरल लाइफ के 2 एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताई थी कि जैसे कि बारिश पड़ती है और किसान को बेनिफिट होता है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। डिमांड और सप्लाई, डिमांड और प्राइस वगैरह, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। प्राइस हाई करोगे डिमांड गिर जाएगी वगैरह वगैरह। ये पॉजिटिव या नेगेटिव वगैरह वगैरह हो सकता है। हाँ, -1 से +1 होता है, ये मैंने बता दिया था। एक तरह से ऐसा कह सकते हो 100% प्लस में 100% माइनस में, दो वेरिएबल के बीच में, दो दोस्तों को फ्रेंडशिप प्लस माइनस हो सकती है वगैरह वगैरह। तो ये था कोरिलेशन। कर्व फिटिंग क्या था, दोनों को भी मर्ज करूंगा फिर से मैं, और तीसरा रिग्रेशन पे आऊंगा, ध्यान रखिए। कर्व फिटिंग में क्या था, कर्व फिटिंग में भी आपके पास डेटा होता था एक्स और वाई, 1 2 3 या 1 2 3 6 7 जो भी है, और यहाँ पर 5 8 13 ऐसे डेटा होता था। उस डेटा से हम लोग कोई एक कर्व बनाते थे। वो कर्व प्री प्लान्ड होती थी, या तो वो स्ट्रेट होती थी, या वो पैराबोला होती थी, हाइपरबोला होती थी वगैरह, कुछ ना कुछ होती थी। नहीं, इन तीनों पॉइंट से 1 पर, यहाँ 5 है, 8 है, 13 है, इन 3 पॉइंट से कोई एक स्ट्रेट लाइन भी पास कराई है हमने, जो कि पॉसिबल नहीं था। समझ रहे? यानी 3 पॉइंट, 4 5 जो भी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट से कोई स्ट्रेट लाइन पास कराना होता था हम लोगों को। ठीक है, चलिए, तो ये सब हमने काम किया था पहले। तो फिर हम इसी पर बात कर रहे थे कि कोरिलेशन में 2 हेल्प लेनी पड़ेगी। नंबर 1 वो पीछे जाएंगे, सॉरी, रिग्रेशन में हम लोगों को 2 हेल्प लेनी पड़ेंगी, एक तो कोरिलेशन की और एक कर्व फिटिंग की। कर्व फिटिंग पर हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ भी डेटा गिवन होता था, उस डेटा को हम लोग एक प्री प्लान के अकॉर्डिंग, यानी वो कर्व जो गिवन होती थी उस कर्व में फिट करने की कोशिश करते थे। यानी वो चाहे वो a + bx स्ट्रेट लाइन की बात हो, पैराबोला की बात हो, a + bx + cx² की बात हो, या कोई और भी हो एक्सपोनेंशियल कर्व टाइप की, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हमें वो करनी होती थी। अब मैं यहाँ पर केवल और केवल स्ट्रेट लाइन को उठाऊंगा, केवल स्ट्रेट लाइन को। तो 2 चीज़ें हैं रिग्रेशन में, कोरिलेशन को उठाऊंगा और कर्व फिटिंग की y = a + bx को उठाऊंगा, स्ट्रेट लाइन को उठाऊंगा। इतना तो आप समझ गए होंगे कि जो वहाँ पे था कर्व फिटिंग, वो 100% फिट नहीं होता था, तो अब भी यहाँ पर भी 100% फिट नहीं होगा। चलिए, अब अराइज क्या हो रहा है यहाँ पे समझिए जरा। लाइन ऑफ रिग्रेशन इज द स्ट्रेट लाइन विच गिव्स द बेस्ट फिट इन द लीस्ट स्क्वायर सेंस टू द गिवन फ्रीक्वेंसी। आप समझ गए होंगे, जो लाइन है, लाइन ऑफ रिग्रेशन, वो स्ट्रेट लाइन को कहते हैं, जो कि बेस्ट फिट से बन के आती थी डेटा से। यानी कि जो काम हमने वहाँ किया था, उस सेंटेंस को उठा के, उस इक्वेशन को उठा के यहाँ रख दीजिए, मतलब वही लाइन है कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग में जो पहला टॉपिक कराया था मैंने, y = a + bx, बस जो वहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन बोला था, इस लाइन को इनडायरेक्टली अब हम लोग लाइन ऑफ रिग्रेशन या रिग्रेशन इक्वेशन बोलेंगे। बस ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। हाँ, थोड़ा डीपली जाएं तो हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि कोरिलेशन रिग्रेशन 2 टॉपिक एक साथ चल रहे हैं, तो ऐसा कह सकते हैं, थोड़ा पीछे जाएं, कि हम कोई 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर चुके थे कोरिलेशन से। 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशन फाइंड आउट तो कर लिया था, लेकिन रिलेशन के बाद क्या हम उससे नेक्स्ट आगे कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं? रिलेशन निकालने से ही काम नहीं बन पाएगा, रिलेशन के बाद भी कुछ हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगर हम उसको इक्वेशन से लाइन ऑफ रिग्रेशन में कन्वर्ट कर दें तो। जैसे
हमने ये फाइंड आउट तो कर लिया था कि डिमांड और प्राइस में रिलेशन है, कि डिमांड में और उसमें रिलेशन चल रहा था कि भाई आप लोग प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड गिर जाएगी, रिलेशन तो पता चल गया था। लेकिन इससे प्रिडिक्शन भी होता है, आगे 5 साल बाद क्या होगा, ऐसे क्या होगा, तो प्रिडिक्ट भी हम काफ़ी हद तक कर सकते हैं कि प्राइस को हम लोग थोड़ा सा और कम कर दें या प्राइस को एवरेज कर दें वगैरह वगैरह। प्राइस को हम हाई नहीं करते हैं, डिमांड गिर जाएगी, ये सब चीज़ें हैं। जैसे एक छोटा सा सर्वे ले लीजिए, हाँ ये तो फाइनल है कि जितनी पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ती चली जाएगी उतना कंपनियों को बेनिफिट होता रहेगा। रिलेशन तो है, समझिए बात को। किसी सिटी की पॉपुलेशन दे रखी है तो कंपनी क्या करती है, वो तो चाहती है कि पॉपुलेशन बढ़ती चली जाए, इसलिए तो इंडिया में आना चाह रहे हैं कंपनियां कि एक कंट्री में घुसने का मतलब 10 कंट्री में घुस गए। बाकी कंट्री में जाओगे तो एक कंट्री में जाओगे, एक ही कंट्री में जाओगे, यहाँ एक कंट्री का मतलब 10 कंट्री में घुसने के बराबर है। तो कंपनी चाह रही है कि एक सिटी की पॉपुलेशन कुछ लाख में है, करोड़ में है, तो हमारा जो बिजनेस है सपोज मोबाइल बनाने का, तो ये तो बहुत अच्छा चलेगा। तो वो एक रिलेशन तो निकाल लिया उन्होंने आर की वैल्यू कि हाँ द रिलेशन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल, कितना बना रहे हैं हम उनके बीच में रिलेशन है या नहीं, हाँ स्ट्रॉन्ग है, प्लस पॉइंट है, प्लस में है। समझ रहे हैं, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी उतनी ज़्यादा ही डिमांड भी बढ़ेगी हम लोग, ये प्लस तो निकल गया। लेकिन वो ये देखना चाह रहे हैं कि डिमांड बढ़ने के साथ साथ में क्या डिमांड है, क्या 5 साल बाद कितनी डिमांड होनी है, रिलेशन तो निकल गया। तो उस रिलेशन से उसको हम बनाते रिग्रेशन इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। वो रिग्रेशन इक्वेशन इस टाइप की बन जाती है, वो मैं बता ही चुका हूँ, a + bx में स्ट्रेट लाइन एक तरह से। अगर मैं 2 लैंग्वेज में बात करूंगा, एक सिंपल लैंग्वेज 10th-12th की और एक बात करूंगा अब की लाइन ऑफ रिग्रेशन की। इसको स्ट्रेट लाइन बोलते थे लेकिन अब इसको स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ रिग्रेशन। मैं अभी करीब 5 मिनट तक मैं दोनों लैंग्वेज में बात करूंगा, एक सिंपल लैंग्वेज जो 10th-12th की चलती थी और एक अब की लैंग्वेज, आज की लैंग्वेज जो हम लोग बात करेंगे। तो हम इसको स्ट्रेट लाइन बोलते थे, अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, अब ये लाइन ऑफ रिग्रेशन हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन कहने का मीनिंग में बहुत चीज़ें उसमें डीपली छिपी रहती हैं। लाइन ऑफ रिग्रेशन कहने का मतलब ये है कि ये 100% फिट नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा था, वो ये था जैसे सपोज समझिए किसी घर में स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, तो कुछ बच्चे बहुत ही लायक होते हैं और उससे उम्मीद की जाती है कि ये बच्चा तो 100% मार्क्स लाएगा या बहुत अच्छा काम करेगा। एक नालायक बच्चा भी है, वो पहले ही नालायक है तो उसको पहले ही सोच के चलते हैं अगर ये पास भी हो गया ना तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हैं, तो ये पास वो कैंडिडेट, ये वो नालायक इक्वेशन है, ये वो है बेस्ट फिट, जितना दे देना उतना अच्छा है। और जो दूसरी तरफ एक बहुत अच्छा है जिसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं जनरली, वो फिट होती है बिल्कुल, उसमें कोई भी 100% से नीचे चलती ही नहीं है। अगर 3 पॉइंट हैं स्ट्रेट लाइन में है तो हैं, बस नीचे नहीं गिरती है वो। जबकि कर्व फिटिंग या लाइन ऑफ रिग्रेशन दोनों एक ही बात है एक तरह से, वो नीचे गिर जाती है जितना भी बेस्ट तुम कर सकते हो, बेस्ट फिट करके। मतलब वो जो मैं एग्जाम्पल दे रहा था नालायक बच्चे वाली, जितने नंबर ले आए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वैसे ऐसे तो बच्चे होते नहीं, कम ही होते, चलो ठीक है, लेकिन है। तो इसी सबको मैंने थोड़ा सा डीपली, आप लोगों को PDF मिलेगी तो समझ में आएगा, अच्छे से धीरे धीरे बताने की कोशिश की है। अब मैंने इसी को क्या किया है, 2 पॉइंट में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, आपने देखा होगा मैं अधिकतर यही लैंग्वेज लिखता हूँ ना, स्ट्रेट लाइन भी ऐसी लिखी जाती है ना, y = mx + c। फिर समझो, अधिकतर आप स्ट्रेट लाइन को ऐसे लिखते हो ना, mx + c, और बस mx को मैं थोड़ा सा कन्वर्ट a + bx में तो किया है, थोड़ा चेंज करने के लिए, रिग्रेशन लाइन में बनाने के लिए है, ये वही स्ट्रेट लाइन की तरह ही। तो मैंने आपको बताया 2 तरह से बात करूंगा, स्ट्रेट लाइन और लाइन ऑफ रिग्रेशन, दोनों में डिफरेंस। धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन को भूल जाएंगे हम, फिर आप लाइन ऑफ रिग्रेशन ही याद रखना इसको। लेकिन आपने एक और पढ़ा होगा x = a + by, ये भी स्ट्रेट लाइन स्टडी की है आपने। तो इस टाइप की स्ट्रेट लाइन को हम बोलेंगे लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। मैं लिख देता हूं, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। उल्टा ध्यान से देखो जरा इसमें वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, समथिंग। लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, चलिए, यानी ये इक्वेशंस हो या ये हो, बात एक ही है। ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग इसको प्रेफर करेंगे, इसको प्रेफर करते ही नहीं है जनरली, लेकिन लिखते तो है ना। स्लोप तो ये भी है, स्लोप ये भी है, दोनों स्लोप में अंतर है। वैसे ध्यान डिफरेंस है, समझिए। जब हम स्लोप निकालते थे वो निकालते थे इस टाइप से, x से थीटा कितना बना हुआ है, ठीक है, tan थीटा निकलते थे इस टाइप से। ऐसे ही है, इस b में और इस b में डिफरेंस है, इसलिए मैं आगे से इसको b1 कहूंगा, इसको b2 कहूंगा, या
इस b को कहूंगा by(x), y का x पर, इसको बोलूंगा bxy, x का y पर। अभी नेक्स्ट लाइन में लिखना स्टार्ट कर दूंगा ये काम में, समझिए। ये भी स्लोप था, ये भी स्लोप था, लेकिन कौन सा स्लोप किस वाली इक्वेशन का है ये आइडेंटिफाई करना था। इसके लिए या तो मैं इस b को कहूंगा b1, इसको कहूंगा b2, लेकिन फिर कंफ्यूजिंग है कि b1 का मतलब कौन सी वाली इक्वेशन का, इसलिए मैं इसको b1 नहीं कहूंगा, इसको कहूंगा b/x, सफिक्स में लिख दूंगा छोटा सा b/x, कि ये y का x पर स्लोप है। स्लोप वर्ड बोल रहा हूं, ये पहले चलता था, अब स्लोप वर्ड भी खत्म। अब स्लोप वर्ड को क्या कहेंगे, सुनिए, मैं पहले बोलते थे स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे लाइन ऑफ रिग्रेशन। पहले बोलते थे इसको स्लोप, अब स्लोप भी नहीं बोलेंगे, तो आपको अब क्या बोलेंगे इसे, अब बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। समझिए बात को जरा, धीरे धीरे मैं कन्वर्ट कर रहा हूं पूरे डेटा को, रहेगी वही एक ही चीज, क्या, स्ट्रेट लाइन, लेकिन अब उसको स्ट्रेट लाइन नहीं, अब उसको लाइन ऑफ रिग्रेशन बोलेंगे। नंबर एक, जो स्लोप होता था उसको स्लोप नहीं बोलेंगे, उसको कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन बोलेंगे। वहां पर पिछले लेक्चर में आपने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ा था, जिसको R से डिनोट करते थे, अब इसको B से डिनोट करेंगे, और B के साथ में 1 2 3 या yx भी लिख देंगे, लेकिन तो करेंगे B से, रहेगा वो B। चलिए, ये भी काफी हद तक समझ में आने लगा होगा आपको, ठीक है। चलिए, एक इक्वेशन ये होती है और एक इक्वेशन और होती है स्ट्रेट लाइन की, मैं आपको याद दिला दूं, वो होती थी y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप, लिख दूं यहाँ पे y माइनस, ऐसा मत करो, मैं फिर से आता हूँ, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बात कर रहे थे हम लोग कि ये थी स्ट्रेट लाइन, जिसको मैं अब स्ट्रेट लाइन नहीं बोलूँगा, धीरे धीरे इसका नाम अब लाइन ऑफ रिग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्लोप होता था b, इधर भी b है, अब इसको b ना कह के मैं या तो b1 b2 कहूँगा या b/x, मैं बात कर चुका हूँ, इस पर दोबारा फायदा नहीं है। अब मैं बात आ रही थी कि एक इक्वेशन और होती थी, वो होती थी y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, जहाँ स्लोप को हम लोग y2 माइनस y1 अपॉन x2 अपॉन x1 बोलते थे, लेकिन स्लोप होता था। इसी इक्वेशन, ये भी स्ट्रेट लाइन ही होती है एक तरह से, बस अब या तो इसको प्रीफर कर लो या इसको प्रीफर कर लो। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो किसको प्रीफर करना है वो मैं तभी बताऊंगा। तो इसी को मैंने ऐसे भी लिख दिया, ध्यान से देखो, सेम है, बस आप लोग ये पूछ सकते हो कि y1 की जगह आपने y बार क्यों लिया, पर इतना पूछ सकते हो, बाकी कुछ पूछने की जरूरत आपको है ही नहीं। ध्यान से देख लो, है नहीं ये भी y माइनस y1 इक्वल टू b स्लोप, वही स्लोप है जिसको कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन बोल रहे हैं, x माइनस x बार। बस आप ये पूछ सकते हो सर ये y बार कहाँ से आया, बस, और कुछ नहीं पूछ सकते आप, बनता ही नहीं है, पूछोगे कहाँ से, तो मैं बता देता हूँ इसको भी, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ भी पूछ सकते थे आप, सर ये y बार कहाँ से आ गया, ये x बार कहाँ से आ गया, समझिए ये कहाँ से आया, समझिए। कर्व फिटिंग वाला टॉपिक भी ध्यान में रखिए, मैंने आपसे इसीलिए बोला था। तो बात चल रही थी जब x और y का डेटा आपके पास गिवन होता है 1 2 3, सपोज 4 5 6, सपोज ले ली मैंने कोई वैल्यू, कर्व फिटिंग से हमने इसको कन्वर्ट किया और y इक्वल टू a प्लस bx का फॉर्म बनाने की कोशिश की, और वो आ गया आंसर 3 प्लस x, आ गया 3 प्लस x। देखो जरा ध्यान से देखो, सिंपल से ली है इसलिए आ गया था, सिंपल से, इसको हटा दूं मैं अब। आप देख रहे होंगे कि 3 पॉइंट हैं, ये 3 पॉइंट हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, बताइए करेंगे या नहीं, बिल्कुल करेंगे। क्या इन तीनों का एवरेज, समझिए बात को, इन तीनों का एवरेज जो होगा वो भी तो कहीं ना कहीं इन्हीं में होगा। सपोज कोई पॉइंट थे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 पॉइंट थे, इन 20 पॉइंट का एवरेज भी तो कहीं ना कहीं वही होगा, उनके आसपास ही, तो वो एवरेज भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये कर्व फिटिंग कहती है। जो स्ट्रेट लाइन होती थी वो नहीं कहती थी कि 3 पॉइंट को सेटिस्फाई करने का मतलब उसका एवरेज भी करेगा ना, स्ट्रेट लाइन नहीं बोलती। स्ट्रेट लाइन कहती है 100% फिट हो, लेकिन यहाँ जो बेस्ट फिट वाला मामला है उसमें जो इन 3 पॉइंट के अलावा चौथा पॉइंट भी है इनबिल्ट, कहीं पे छिपा हुआ है, वो है इसका एवरेज, और 3 2 5 1 6 6/3 यानी 2 आ गया एवरेज। बाई चांस की बात है कि 2 इसके अंदर है भी, लेकिन अगर 2 की जगह एवरेज होता 2.5 यहाँ पर, तो 2.5 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने ही वाला है, क्योंकि जो कर्व फिटिंग है वो टॉपिक पहले से ही रेडी है किसी चीज को लेने के लिए। अगर 3 पॉइंट है तो चौथे पॉइंट को लेने के लिए वो पहले से रेडी है।
कोई वो 100% फिट नहीं है, बेस्ट फिट है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, y की जगह y बार कर सकता हूँ, x की जगह x बार कर सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ है y की जगह मैं 3 कर सकता हूँ, यहाँ पर अगर 2 आया है तो 2 कर सकता हूँ, y के लिए यहाँ 5 है, 5 रख सकता हूँ। मतलब कुल मिला के जो डेटा गिवन है उस डेटा का एवरेज भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये केवल और केवल रिग्रेशन में होता है। सिंपल सी लैंग्वेज है ना। अगर ये काम 12th लेवल में होता तो नहीं होता। एवरेज क्या होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ जो भी एवरेज आएगा वो उसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हम पहले ही उसको काफ़ी फ्री छोड़ चुके हैं। पूरा फ्री खेल रहा है वो, तो उसको फ्री छोड़ रखा है, इसलिए वो रेडी है कि x बार y बार भी उसको सेटिस्फाई करेगा। चलिए इसी टाइप से जब 3 पॉइंट थे तो चौथा पॉइंट कौन सा हो गया, x बार कोमा y बार। तो ये चौथा पॉइंट ये रहा, समझिए बात को, ये रहा। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये लिख दिया। इसको मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन या रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब इसको स्लो वर्ड नहीं बोलेंगे। बाई एक्स लिखने का रीजन आप समझ गए होंगे, ये कंफ्यूजिंग था इसलिए बाई एक्स लिखना पड़ा। इधर लिखूंगा बी एक्स वाई। वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, इसी को करेंगे सारा, लेकिन कब एक दो बार मैंने देखा कि आया है क्वेश्चन, तो याद रखिए ये बाई का एक्स पर है। याद करना बहुत ईजी है। बाई का एक्स का मतलब वाई पहले एक्स बाद में, एक्स का वाई का मीनिंग है एक्स पहले वाई बाद में, डॉट डॉट डॉट। तो ये डेटा आ गया, ये इक्वेशन आ गई। अब प्रॉब्लम ये आती है, कोई भी डेटा गिवन होगा एक्स और वाई 1 2 3 4 5 6, उसमें एक्स बार तो हम निकाल लेंगे, वाई बार भी निकाल लेंगे हम एक तरह से। बी कैसे निकलेगा, यानी जो बात आ रही है रिग्रेशन कोफिशिएंट की, बी कैसे फाइंड आउट करोगे भाई। हम वो क्या पूछेगा, वो कहेगा रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए इस डेटा से, यानी इनडायरेक्टली वो कर्व फिटिंग पूछ रहा है, इनडायरेक्टली। लेकिन हम कर्व फिटिंग से नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे क्वेश्चन को। अगर नहीं हो पाता है तो कर्व फिटिंग पे जा सकते हैं। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि इस इक्वेशन को ड्रा करके या ड्राइव करके दिखाइए, या इस इक्वेशन को दिखा दीजिए, आप फ्री हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो मैं अगर इसकी बात करूं तो मुझे किसी तरह से भी बी चाहिए, या इसमें भी बी तो चाहिएगा ना, यहाँ पर भी बी चाहिए। तो बी निकालने का फॉर्मूला कहाँ से आएगा, तो बी निकालने का फॉर्मूला ये रहा सामने। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला ये जो कि देखने में काफ़ी ईजी है, आपने पहले पढ़ा है कोरिलेशन में, लगभग वही है। ध्यान से देखो, बस रूट हट गया है, ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सेम है, कॉपी पेस्ट, बस रूट लगाना है यहाँ पे, वही लग जाएगा। रूट के बाद एक और लिखना था, सेम है। अगर बाई का एक्स पे चलता है तो यहाँ एक्स एक्स आता है, ऊपर तो सेम रहेगा, और राइट साइड में सेम टू सेम इधर आ जाएगा, इधर बाई आ जाएगा। ध्यान से देखो, दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, नीचे वाई वाई है, इधर नीचे एक्स एक्स है, ऊपर सेम है। ये है दोनों का फॉर्मूला बी फाइंड आउट करने का। अगर कभी भी आपको रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है, जो कि बहुत बार आएगी, बस आपको उनका दोनों का मीन निकाल देना है और स्लोप निकाल देना है। स्लोप मीन्स रिग्रेशन कोफिशिएंट। बी निकालने का सबसे इजी मेथड है ये वाला। एक मेथड और है, लेकिन उस मेथड को हम प्रीफर नहीं करेंगे। लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे भी एक छोटा सा काम होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है बी निकालने का, ये वाला, बी बाई एक्स आर सिग्मा बाई अपॉन सिग्मा एक्स। याद करना बहुत ईजी है। बाई का एक्स का मतलब है बाई ऊपर एक्स नीचे, ऐसे तो पढ़ते हैं वाई एक्स, तो लिखते वक्त भी तो ऐसे लिखते हैं ना, वाई एक्स। तो जो पहले पढ़ा जाता है वही पहले लिखा जाता है, आर रहेगा यहाँ पर। अब ये आर कहाँ से आ गया, ये आर है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सेम टू सेम यहाँ पर भी यही लिखोगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम आ गई, मैं इसको दूर करके फिर आता हूँ, ठीक है। चलिए जी, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे इन सब की, बी की समथिंग की। तो बी वाई एक्स जो था, यहाँ पर ये बी बाई ऑन एक्स लिखना है जो ऊपर लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये मिस्टेक है छोटी सी, देख लेना। जब पीडीएफ दूंगा तब मैं चेंज करके दे दूंगा आप लोगों को। ये एक्स का बाई पर है, ठीक है। ऐसे यहाँ लिखना था, बाई का एक्स लिखना था, यहाँ कॉपी पेस्ट करते वक्त थोड़ी मिस्टेक हो गई है जी। तो y का फॉर्मूला, b का फॉर्मूला ये रहा, b का ये रहा, मैंने बताया। अब नेक्स्ट चले थे हम लोग कि दूसरा फॉर्मूला भी है, वो ये है। देखने में काफ़ी इजी है, लर्न करना भी इजी है, ठीक है, लेकिन इसका यूज़ होगा तो बहुत कम होगा जी। समथिंग इसी टाइप से इधर साइड में भी होगा। x का y का मतलब x ऊपर y नीचे, ऐसे यहाँ है y x का मतलब y ऊपर x नीचे, ठीक है। अब मैं इसको इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आपको इससे क्या होगा, अभी देखो क्या होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैं फर्स्ट की सेकंड में मल्टीप्लाई करूँगा, इस x से ये कट गया, ये से ये कट गया, आंसर आ गया बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी r की वैल्यू हो गई
आर स्क्वायर की वैल्यू ये होगी, नहीं आर की वैल्यू होगी रूट ऑफ फर्स्ट स्लोप इंटू सेकेंड स्लोप, b1 b2 कह सकता हूँ या b बाई एक्स, शॉर्ट में लिखने का मतलब है ये, पहला स्लोप दूसरा स्लोप, दोनों स्लोप की मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन अराइज होगा यहाँ से, अगर आपको स्लोप यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट गिवन है तो फिर आर बताइए, आर मीन्स कोरिलेशन। आप कहोगे कोरिलेशन का ये फॉर्मूला तो हमने कोरिलेशन में नहीं पढ़ा था, रिग्रेशन में तो पढ़ा ना। कोरिलेशन का फॉर्मूला तो एक ही होता था पीछे, n समेशन एक्स वाई माइनस ये रूट ऑफ दिस, केवल एक ही फॉर्मूला पढ़ाया मैंने जनरली, और भी बताया लेकिन एक है मेन। तो वहां पर ये फॉर्मूला नहीं था, उस फॉर्मूले के लिए डेटा चाहिए, यहाँ डेटा ही गिवन नहीं है तो क्या करोगे, तो ऐसे में हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला भी काफी अच्छा है। अब इसी पर मैं फिर से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। इफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर दिस एंड दिस, रिग्रेशन कोफिशिएंट, एक ही लाइन को समझिए, रिग्रेशन कोफिशिएंट का मतलब स्लोप, यानी b1 b2, b1 की वैल्यू 0.8 और b2 की वैल्यू 0.2, ठीक है, या इसको कह लो b(x), इसको कह लो b(x)y, क्योंकि इसने ये नहीं बताया कौन सा किसका है, ठीक है, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी r की वैल्यू बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया b1 इंटू b2 या b(x) इंटू b(x)y डॉट डॉट डॉट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस रूट ले लीजिए, आंसर आ गया ये 0.4। कोई बड़ा काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड। चलिए मैं इसको समझा देता हूँ, फिर आपको कुछ मिनट्स देता हूँ, आप सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर मैं कराऊंगा। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एज दी है इन ईयर ऑफ कार, किसी कार की, और एनुअल मेंटेनेंस। फर्स्ट ईयर में जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ में 1500 रुपये लगते थे, 3 ईयर में 18 लगते हैं, 5 में 21 लगते हैं, 7 में 23 लगते हैं, और 9th ईयर में 22 हो गए, कम हो गए। वाह भाई वाह, पहले मेंटेनेंस ज़्यादा था, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर कम हो गया। कम इसलिए हो गया, गाड़ी इतनी पुरानी होने लगी, इसको चलाने ही कम लगे। अब भाई इसको साइड करो, इसको जरा ऐसे रास्ते में बदले जाना, गिर जाएगी कहीं, टूट फूट जाएगी। तो जब लेके ही नहीं जाएंगे तो फिर वो चलेगी भी कम पे, तो खर्चा पानी कम हो जाएगा। धीरे धीरे वो शोरूम में खड़ी रहेगी हमारे, बस उसे लेके जाना भी मुश्किल होगा, ठीक है, खर्चा ही खत्म हो जाएगा जब ले जाओगे नहीं तो। चलो क्वेश्चन जो है उसको समझो, यानी कि हर साल जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, भाई जनरली फैमिली मेंबर यही तो सोचता है कि यार गाड़ी पे इतना खर्चा और नहीं ले लेता हूँ इससे, तो ठीक है। जन आप लोग तो सोचते होंगे लैपटॉप है मेरे पास, चलता ही नहीं है तो नया लेना पड़ेगा ना, तो ये चीज़ें, लैपटॉप पे तो मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं होता है, इन पे काफ़ी होता है। चलो, तो एस्टिमेट द मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर 4 ईयर, 4 साल बाद, यानी यहाँ पर 4 साल बाद कितनी मेंटेनेंस कॉस्ट थी आफ्टर फाइंडिंग द रिग्रेशन इक्वेशन। इस लाइन ने सब काम खराब कर दिया हमारा। अगर ये ना होता रिग्रेशन इक्वेशन नाम की चीज़ यहाँ पर, तो 4 पर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एक कर्व फिटिंग निकाल देते हैं, कर्व फिटिंग से डेटा निकाल के आंसर दे देते थे। लेकिन रिग्रेशन इक्वेशन वर्ड बोल दिया है, तो अब हमें रिग्रेशन के जो फॉर्मूले या इक्वेशंस थी उन्हीं को सबको यूज करना है। जब लास्ट में एक आंसर आ जाएगा y इक्वल टू सपोज 3 + 5x, सपोज, वैसे नहीं है आंसर मुझे पता है, लेकिन बाद में मैं x की जगह 4 रख दूंगा और आंसर आ जाएगा अपने आप। ये कहना चाह रहा है, लाइन को पढ़िए, हम वही रिग्रेशन इक्वेशन वर्ड आने से रिग्रेशन टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। चलिए अब सबसे पहले सेंटेंस को फिर से ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन होती कौन सी है? या तो ये होती है, मैंने आपको बताया अभी आपको, भाई ये कर रहा है परेशान ज़्यादा। अब फिर आता हूँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे इसी की। तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू a + bx, या एक और होती थी y - y बार इक्वल टू bx - x बार। यहाँ बाहर लगा सकते हो आप लोग, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इस इक्वेशन को प्रीफर करूंगा, ये भी रिग्रेशन इक्वेशन है, ये भी रिग्रेशन इक्वेशन है, समझिए ध्यान से, लेकिन दोनों में से प्रीफर मैं करूंगा इस वाले को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मुझे b भी फाइंड आउट करना है, हाँ b तो इसके अंदर भी करना है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके अंदर a भी फाइंड आउट करना है, इसमें a फाइंड आउट नहीं करना है। a फाइंड आउट करने का मेथड भी मैंने अभी कुछ नहीं बताया आपको, ना मेथड कोई डायरेक्टली है, तो इसलिए मैं अब इस मेथड को प्रीफर करूंगा। अब इस मेथड में क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देख लीजिए। नंबर 1, बाई बार आपको चाहिए, ऑब्वियसली कोई बड़ा काम नहीं है, इन सबको ऐड कीजिए, डिवाइड बाई n आ जाएगा। x बार भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको सबको डिवाइड बाई n कर दो, x बार भी आ गया। मेन प्रॉब्लम है b की, और b निकालने के अभी मैंने आपको फॉर्मूले बताए। पीछे आ जाता हूँ जरा मैं जी, पीछे क्या था हमने, ये रहा,
ये रहा फॉर्मूला। अब मुझे केवल या तो इसका ये वाला बी निकाल दो या ये निकाल दो, मैं इसको प्रीफर करूंगा ही नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूं। तो मैं क्या करूंगा, ये बी निकालूंगा, बी बाई एक्स इक्वल टू समथिंग। अब इसमें जो जो रिक्वायरमेंट है, पहले मैं ये फॉर्मूला सेम उठा के वहाँ रख देता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ आप लोगों से। इसको हटाइए। सबसे पहले तो वही इक्वेशन होती है ये, इसके अंदर एक्स बार चाहिए तो एक्स बार भी निकाल दूंगा, बाई बार भी निकाल दूंगा। मेन है बी, बी का फॉर्मूला होता है आप लोगों का ये वाला। कहाँ गया जी? अच्छा, ये थोड़ा लेट आया आज, कोई बात नहीं। बी का फॉर्मूला होना चाहिए था ये। इसमें जो जो रिक्वायरमेंट है टेबल बना लीजिए। अगर टेबल नहीं बनती है तो भाई बहुत शर्म की बात है, क्योंकि टेबल बनाना मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मुझे मालूम था कि ये होने वाला है, कि टेबल बनाना जरूर सीख लीजिए। फॉर्मूला याद करना होता है, टेबल बनानी होती है, रटा नहीं जाता टेबल को, फॉर्मूला याद करना होता है। तो फॉर्मूला एक बार याद कर लीजिए, जो कि बहुत टफ नहीं है, यही कोरिलेशन में था। बस डिमांड के अकॉर्डिंग टेबल बनाइए और आंसर दे दीजिए। इन सबको उठाइए, इसको 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 यहाँ रख दीजिए, रखा, इक्वेशन आ गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं जरा कोई क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट इसको आप लोग कीजिए जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, कैलकुलेट द लीनियर रिग्रेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, रिग्रेशन मतलब आर, बस आर ध्यान में आता है, नहीं बच्चे यही गड़बड़ है, बी है, बी पूछा है तो या तो आप बी वाई एक्स निकाल दीजिए या बी एक्स वाई निकाल दीजिए, कोई एक निकाल दीजिए चल जाएगा, लेकिन मैं दोनों ही निकाल के बता रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, कम ही आता है। चलिए, तो सबसे पहले फॉर्मूला आप लोगों को होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। तो दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, एक्स वाई का और वाई एक्स का। दोनों ही फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्स वाई डॉट डॉट डॉट, यानी एक्स नाम का कॉलम, वाई नाम का कॉलम। मतलब ये मजाक हो जाएगी अगर तुमसे नहीं बना तो। इतनी बार बता चुका हूँ कि मेरे बच्चों इसको तो प्रैक्टिस कर लो, फॉर्मूला देख देख के इसको मतलब सोचना ही ना पड़े, फॉर्मूला दिखाई दे फटाफट टेबल बन जाए। ये टेबल बना लेंगे, ये डेटा उठा के यहाँ रख देंगे, यहाँ रख, मतलब फिर कुछ है ही नहीं, मेरे अकॉर्डिंगली कुछ नहीं है वहाँ पे। चलिए फटाफट इसको बढ़ाते हैं आगे जी। बस ये टेबल रख दिया, आंसर रख दिया, फिर मतलब कुछ मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस कहानी का। तो ये इस तरह से आप लोगों का एक टॉपिक का फर्स्ट प्री स्टार्ट हुआ है रिग्रेशन। अभी थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। किसी को डाउट है तो वो रुक जाएंगे, बाकी सब लोग जा सकते हैं।